हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में 3.0 को लेकर के। आपको पता है कि ये 15 मार्च को आयोजित कराई गई थी, पर ये परीक्षा को कल रद्द कर दिया गया है। और अब जब तक आयोग की तरफ से इसकी कोई नई तारीख नहीं निकल आती है, आपके पास कुछ समय और बचा है इस परीक्षा को और अच्छे से तैयार करने के लिए। तो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे, और मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई हुई थी उन वीडियो से वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत से क्वेश्चन इस बार 3.0 की परीक्षा में आए हुए थे। मैंने सारा कुछ एनसीईआरटी के बेस पर पढ़ाया हुआ था, तो बहुत से क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो से कई क्वेश्चंस फंसे हुए हैं। खैर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, 1877 में स्थापित, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, 1877 में स्थापित स्टेटमेंट्स के संपादक पद के लिए किसे बुलाया गया था? तो सैंडर्स को बुलाया गया था। ये बात हुई थी 1877 में। देखिए, आपको बताते हूँ कि 1877 की अगर हम बात करते हैं तो उस समय जो थे वो भारत में जो 1857 की क्रांति को गुजरे अभी बहुत समय ज़्यादा नहीं हुआ था, तो लोगों में जो है वो राष्ट्रीय भावना की अगर जो बात करें वो अभी भी प्रबल थी। और कुछ ना कुछ ऐसे समाचार पत्र निकल रहे थे जो इस तरीके से कार्य कर रहे थे कि लोगों में जो विचारधाराएं, जो विरोध वाली भावना थी वो बनी हुई थी। तो उसी में एक संपादक की बात आती है, तो उसमें सैंडर्स का नाम आता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे क्वेश्चन, द फ्रेंड ऑफ इंडिया। अब देखिए, इन्हीं के बारे में मैंने एक और चीज बताई हुई है यहाँ पर। द फ्रेंड ऑफ इंडिया ने सरकारी मदद देने से इसलिए इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें सरकारी आदेश के कानून से क्या होगा, बंधना होगा। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि सैंडर्स को जो था वो बुलाया गया था, और द फ्रेंड ऑफ इंडिया जो थी वो एक ऑर्गेनाइजेशन था, और उन्होंने सरकारी मदद लेने से सिर्फ और सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था कि अगर हम सरकारी मदद लेते हैं तो हमें सरकार के आदेश का कानून पालन करना होगा। जो हमारे जो विद्रोही जो थे, जो देश की आज़ादी के लिए कार्य कर रहे थे, उनके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और वो लोग चाह रहे थे कि सरकार के आदेश का क्या हो, अवहेलना हो, ताकि हम किसी भी सरकारी पद का या किसी भी सरकारी कानून का ना माने, और हम अपने इस प्रबल विरोध को क्या करें, आगे तक मेंटेन कर सकें। इस बात को ध्यान में रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि प्रश्न भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। झूम कृषि को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, कुरुआ के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कुरुआ क्या है, तो झूम कृषि का ही एक क्या है, नाम है। ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 को बिहार से क्या हुआ, अलग बना। और बिहार में अगर इसकी बात करते हैं तो झारखंड जो है वो बिहार के बिल्कुल दक्षिण वाला हिस्सा है, और ये बहुत ही पठारी राज्य है। और हम झूम कृषि के बारे में बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि स्पेशली की जाती है। और पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि इसलिए कही जाती है क्योंकि क्या होता है कि एक जैसे ये खेत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इस खेत के इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इस हिस्से में क्या करते हैं, खेती करते हैं। खेती करने के बाद से जड़ों को काट के वहां पर क्या कर दी जाती है, आग लगाई जाती है, और उसकी जो राख होती है उसे उस मिट्टी में मिला दिया जाता है ताकि उसकी उर्वरता शक्ति क्या हो, बढ़ सके। और फिर क्या करते हैं कि इस एरिया को ऐसे राख छिड़क के फिर दूसरे एरिया में चले जाते हैं, फिर यही प्रोसेस करते हैं, अनाज उगाते हैं, फिर उसके बाद से फिर इसमें आ जाते हैं, फिर अनाज उगाते हैं, राख को बटोरते, राख को क्या कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं ताकि उर्वरता क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। और इस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और तीसरी जगह से चौथी जगह क्या करते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो इसी कृषि को झारखंड में कुरुआ नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो कुमारी, राजस्थान में वालेर, हिमालय क्षेत्र में खिल, और ओडिशा में पामा डाबी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रही हूँ कि आप ये चीज़ समझिए कि एक वीडियो से अगर आपके 6 से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं सिर्फ 15 मिनट या 10 मिनट की वीडियो से, तो आप समझिए कि ये वीडियो लास्ट तक देखिए। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा, कुमारी, वालेर, खिल और पामा डाबी भी ऐसे पूछा जा सकता है कि ये सब क्या है। तो झूम कृषि के ही प्रकार हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से पुकारी जाती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई थी, और भगत सिंह के साथ राजगुरु सुखदेव को भी इन्हीं के साथ फांसी दी गई थी। ध्यान रखिएगा, 31 मार्च
1931 मार्च अगर सन की बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसी समय जो है गांधी इरविन के बीच समझौता होता है और वहीं पर क्या होता है, कराची अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। गांधी इरविन के बीच समझौता होता है। गांधी को मनाया जाता है कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लें, क्योंकि पहला गोलमेज सम्मेलन क्या हो जाता है, तब तक समाप्त हो चुका होता है। और ये बताया जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की जो बात उस समय होती है, तो आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन केवल एकमात्र दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी क्या हुए थे, भाग लिए थे। उसके अलावा वो किसी भी सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे और वहां से आने के बाद उन्होंने वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया। तो ये सारी चीजें जितनी भी पॉइंट मैंने बताई हूँ वो सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, डिवाइन कॉमेडी किसकी पुस्तक है? तो दांते की पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, और इस डिवाइन कॉमेडी में ही उन्होंने स्वर्ग नर्क की कल्पना का विवरण दिया हुआ है और इनको पुनर्जागरण का कवि माना जाता है, यानी दांते को। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो दांते के बारे में हम जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि इनको क्या है, ये पुनर्जागरण के संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, और इनकी जो पुस्तक है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक, आगे है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? तो आपको पता है कि ये रूसो की पुस्तक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखिएगा, रूसो प्रकृतिवादी विचारधारा माने जाते हैं और उन्होंने प्रकृति के माध्यम से दी हुई शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। हालांकि इनकी दी हुई जो शिक्षा थी, जो इनके सिद्धांत थे, उसकी बाद में बहुत ही ज़्यादा आलोचना की गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा है कि बच्चे को प्रकृति में छोड़ दीजिए, यदि वो आग की तरफ जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, जब वो जलेगा तो क्या होगा, खुद ब खुद आग से समझने लगेगा कि अब मुझे उसमें सावधान रहने की जरूरत है। और जब इनकी आलोचना की गई, जब इनके सिद्धांत की आलोचना की गई, तो उन्होंने यही बताया, जो उनके आलोचक थे उन्होंने यही बताया कि यदि एक छोटा बच्चा है, अगर हम उसे आग में जाने से नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि वो इस तरीके से जल जाए कि वो आगे की सूझबूझ का ध्यान ही न रख सके। या तो इसलिए इन सिद्धांतों की, इनके दिए हुए सिद्धांत की शिक्षा संबंधी बहुत ही आलोचना की गई। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब भी हम आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो रूसो का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने इनकी जो ये फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, जो क्रांतियाँ हम पढ़ते हैं उसमें इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। तो ध्यान रखिएगा, रूसो जो थे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इनकी चूंकि बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, पूछी जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ। ठीक, आगे क्वेश्चन, यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर बनी? तो गुटेनबर्ग में बनी थी और इसकी छपी हुई पहली पुस्तक थी बाइबल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में अगर बात पूछें तो पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस क्या होता था कि देखिए चीन में इसका आविष्कार हुआ था। ध्यान रखिएगा, अगर प्रिंटिंग की बात करते हैं तो प्रिंटिंग क्या होती थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। यहाँ पर कुछ नीचे कुछ स्लेट से बने होते थे और ऊपर से ऐसे ऐसे करके बना होता था, और इसी को क्या किया जाता था, प्रेस किया जाता था, ताकि जो थी वो छपाई क्या हो सके। चूंकि छपाई इतनी गाढ़ी होती थी कि एक पेज से दूसरे पेज पर क्या हो जाते थे, छेद हो जाते थे, और इस माध्यम से दूसरे पेज पर कुछ भी जो है हम लिख नहीं सकते थे। इसलिए एक पेज को दूसरे पेज के छोरे से, एक सिरे से दूसरे सिरे से या छोर से जोड़ दिया जाता था और एक्वाइडियन बुक भी बनाई जाती। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि एक्वाइडियन क्या होती थी? तो एक तरीके की बुक ही होती थी जिसमें क्या होता था, छपाई होती थी। और क्या किया जाता था, चीन में इसका आविष्कार किया गया, क्योंकि चीन में सबसे पहले क्या होता है, सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस की जरूरत पड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग की जरूरत पड़ी। तो प्रिंटिंग का जो सबसे ज़्यादा आविष्कार हुआ था वो सबसे ज़्यादा चीन में हुआ था। चीन के बाद से ही वो अन्य देशों में, ब्रिटेन में, यूरोप में गई हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यह शब्द किसने कहे थे? तो ये मार्टिन लूथर ने कहे थे कि मुद्रण की अगर बात करें, यानी हम जो प्रिंटिंग की बात करते हैं, जो छपाई की बात करते हैं, वो ईश्वर की दी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण देन है, बहुत ही बड़ा तोहफा है। और मार्टिन लूथर ने ऐसा कहा था। और भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, 1875 में की थी। इनका मूल नाम जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत का मार्टिन लूथर इन्हें इसलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आर्य समाज की स्थापना उन्होंने 1875 में की थी, और वो इसलिए की थी क्योंकि भारत में, तत्कालीन भारत की अगर बात करें तो इतनी ज़्यादा मतलब कुरीतियाँ थी कि अब किसी न किसी भी, जैसे आपको पता है कि सती प्रथा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो राजा राम मोहन राय का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर इस अधिनियम को पारित करवाया और सती प्रथा पर पूरी तरीके से रोक लगाई। तो ब्राह्मण धर्म में या हिंदू धर्म की ओवरऑल बात करें तो इतनी ज़्यादा बुराइयाँ थी कि इन बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसलिए चूंकि जो मार्टिन लूथर ने वहाँ पर कार्य किया था, वहाँ भारत में ये कार्य दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, इसलिए इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन,
धारावाहिक उपन्यास किसे कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, किस्तों में छपने वाले उपन्यास को धारावाहिक उपन्यास कहते थे, जो सप्ताह में किसी ने अलग अलग दिन पर छपते थे और सप्ताह में केवल एक बार छपते थे, यानी बहुत जो इन्हीं को धारावाहिक किस्तें या धारावाहिक उपन्यास कहते थे। आपको पता है कि उस समय में अगर 18वीं शताब्दी की बात करें तो जो उपन्यास होते थे वो केवल उच्च वर्ग के लोग ही उपन्यास को पढ़ पाते थे। निम्न वर्ग के लोग, महिलाओं को उपन्यास पढ़ने का अधिकार नहीं होता था। ऐसा माना जाता था कि उपन्यास जो है वो पढ़कर महिलाएं बिगड़ सकती हैं, छोटे बच्चे बिगड़ सकते हैं, वयस्क बिगड़ सकते हैं, या निम्न वर्ग के तबके के लोग बिगड़ सकते हैं। लेकिन उपन्यास ही एक ऐसा माध्यम था जिससे लोगों की सोच क्या हुई, और भी ज्यादा जागरूक हुई, महिलाओं में जागरूकता बढ़ती गई। छुपा के जो थी वो नॉवेल्स को पढ़ा जाता था। तो नॉवेल जो ये धारावाहिक उपन्यास होते थे तो उसमें क्या होता था कि एक क्रेज बना होता था कि एक किस्त आदमी पढ़ लेता था, उसके बाद उसको दूसरी किस्त का इंतजार होता था, फिर वो दूसरे हफ्ते में छपती थी, और इस तरीके से 4-5 हफ्तों में एक विचारधारा जो थी वो भारतीयों में पूरी तरीके से, और वहां पर जो यूरोप में जब ये फैली हुई थी तो यूरोप के लोगों को कि देश में क्या हो रहा है और किस तरीके की विचारधाराएं होनी चाहिए जो आम जनता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जन उपयोगी हो सकती हैं, वो सब। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो उपन्यास निकलते थे वो महिला कार्य काज के लिए इंपॉर्टेंट होते थे, जैसे रसोई घर के लिए होते थे, और किस तरीके से हम कार्य को क्या करें, सुव्यवस्थित कर सकते हैं। इस तरीके से रिलेटेड कई उपन्यास जो थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो धारावाहिक उपन्यास जो किस्तों में छपते थे और सप्ताह में किसी एक दिन छपते थे और एक ही किस्त निकलती थी, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसे पूंजीवाद का उच्चतम रूप माना जाता है, तो साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का उच्चतम रूप माना जाता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर लेनिन जो थे उन्होंने ही इसे बताया भी था कि पूंजीवाद का उच्चतम रूप जो है वो साम्राज्यवाद है। कैपिटलिज्म शब्द को प्रचारित किया था सेंट साइमन ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। वाणिज्यवाद का सबसे पहला प्रयोग जो था वो एडम स्मिथ ने किया था, इन्हें नहीं लेसेस फेयर का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, इन्होंने लेसेस फेयर का सिद्धांत यानी वाणिज्यवाद का सिद्धांत दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ये कैपिटलिज्म की अगर हम बात करते हैं या वाणिज्यवाद का पिता किसे कहते हैं तो एडम स्मिथ को कहते हैं, और एडम स्मिथ ने जो था वो वाणिज्यवाद का प्रयोग किया था, और इन्होंने लेसेस फेयर का जो क्या था सिद्धांत दिया था। तो मुक्त व्यापार के सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। तो मुक्त व्यापार का सिद्धांत किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने दिया था। और कैपिटलिज्म शब्द को प्रचारित किसने किया था, तो सेंट साइमन ने किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ मैंने आपको बताया, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपके लिए वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और एक वीडियो से कम आप ये समझिए कि 3 से 4 प्रश्न आप ऐसे समझिए कि इस प्रश्न से, इस वीडियो से आपके फंस सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।